देखो ये एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, लॉग यहाँ पे बेस कुछ पता नहीं है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। हम लोगों को एफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है और एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू, और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखो यहाँ पे x1 किया गया, यहाँ पे x2 किया गया है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमको ये देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तुम इस क्वेश्चन में ऐसे सोचो कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करना होगा जिसमें कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले ये सोचो कि क्या हम इस ऑप्शन, इस तरह के ऑप्शंस को चेक करेंगे तब ज़्यादा सुटेबल आंसर आने का चांस रहेगा, या इस तरह के ऑप्शन को चेक करेंगे तब। तो इसमें हमको इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, जब भी फंक्शन को लॉग के टर्म में डिफाइन किया जाता है और यहां पे कुछ सिमेट्रिक सा दिखता है तो ज्यादा चांस होता है कि इस तरह के ऑप्शन सही होंगे, ज्यादा चांस होता है। ठीक है, अगर कुछ और होता तो हम चारों को 1 बाय 1 चेक करते, लेकिन जब ऐसे लॉग में प्योर लॉग लिखा हो और सिंपल यहाँ पे कुछ सिमेट्री सा दिखे तो ज़्यादा चांस होता है कि या ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक है, और तुम लोग क्या करो, अभी तुम लोग डी ऑप्शन को चेक करो। ये डी ऑप्शन में एफ एक्स 1 की वैल्यू निकालो, एफ एक्स 2 की वैल्यू निकालो, उसको ऐड करो, देखो इतना आ रहा है कि नहीं, मतलब जो फाइनल आना चाहिए वो इतना आना चाहिए। एक बार ट्राई करो ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन डी को वेरीफाई करो। ठीक है, हम बताते हैं, देखो कैसे करना होता है इस तरह क्वेश्चंस को। पहले तुम लोग ना इस, देखो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, x है। अगर fx1 के बारे में सोचो तो अगर यहाँ पे x1 हो गया, मतलब अगर यहाँ पे x1 हो गया तो यहाँ पे x1 यहाँ पे x1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर x2 हो गया तो यहाँ पे x2 हो जाएगा। अगर प्लस लगा हुआ है तो दो आंसर्स निकाल के जोड़ना होगा। तो जब लॉग आपस में जुड़ता है तो उसके अंदर वाले जो गुणा होता है, मतलब यहाँ पे तुमको लॉग की एक प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो लॉग के आगे ऐसे m लिखा हो और प्लस लॉग के आगे n लिखा हो और दोनों का बेस अगर सेम हो तो जब लॉग जोड़ते हैं तो एक नया लॉग बनता है, लेकिन m और n का आपस में गुणा हो जाता है, mn हो जाता है, और जो बेस यहाँ और यहाँ रहेगा सेम ही रहेगा, वही बेस यहाँ पे आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे माइनस लग गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे m और n का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस लगा तो mn को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तुम क्या करो, fx1 निकालो अलग से, fx2 निकालो अलग से, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने के बाद फिर वो वैल्यू जब तुम ये पूरा इसमें डाल के यहां निकालोगी तो वो मैच करना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई करो fx1 fx2 को, fx1 निकालो fx2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो, देखो आंसर जो आ रहा है उस आंसर को राइट हैंड साइड से वेरीफाई करवाएंगे। चलो ये आंसर तो आ गया है। ठीक है, 2.5 मिनट में आंसर ला दिए दोबारा करके, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी स्पीड है। इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन एक बार में सही होता है कि नहीं। ठीक है, ये फ़ोन पकड़ना, हम इसको यहाँ पे करते हैं और देखो प्रोसेस तो सबको पता है क्या करना है। fx1 की वैल्यू निकालनी है, fx2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ना है, आंसर को सेव कर देना है। उसके बाद अलग से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको लोग देखते हैं कैसे करते हैं तेजी से। fx1 में क्या होगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा। fx2 में क्या होगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। और दोनों को जोड़ना है, मतलब लॉग लिख के जोड़ देंगे। जब लॉग लिख के जोड़ेंगे तो एक ही लॉग रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यों ना डायरेक्ट उसी स्टेप पे चलते हैं, डायरेक्ट उस पर चलो। मतलब ये जो लॉग है उसके बाद ब्रैकेट करो, इसको एक बार x1 के रूप में लिखो, 1 प्लस x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, x2 के रूप में लिखो, 1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 माइनस x2। तो बीच के कुछ स्टेप्स बच गए हमारे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसके लिए तुम इस 1 को 1 से करो, 1 को x2 से करो, तो 1 प्लस x2 आ जाएगा। फिर उसके बाद x1 को 1 से करो तो x1 आ जाएगा, x1 को x2 से करो तो x1 x2 आ जाएगा। ऊपर में कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, कहीं नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब देखो नीचे करो, 1 को 1 से करो 1 आ जाएगा, 1 को x2 से करो तो माइनस x2 आ जाएगा, माइनस x1 को 1 से करो तो माइनस x1 आ जाएगा, ये प्लस x1 x2 आ जाएगा। अब देखो इसमें बिग मिस्टेक कहाँ हो सकती है, जब बच्चे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे माइनस प्लस का मिस्टेक वो कर देते हैं।
अब ये आ गया, यहाँ पे लॉग लगाना नहीं भूलना है। अब इस आंसर को, जो भी आंसर आया इसको सेव कर लेंगे। अब राइट साइड का आंसर भी सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसा नहीं दिख रहा कि सर ये दिख नहीं रहा हमको ये चीज़ कि वो वैसा ही आंसर लिखा हुआ है, तो उसका भी एक तरीका है। मतलब तुमको ये चेक करना है कि सर ये वैसा आंसर लिखा हुआ है, वैसा हमको दिख नहीं रहा। मतलब अगर हम चाहें कि इसी स्टेप को इसमें कन्वर्ट कर दें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, एफ के आगे जो भी लिखा है, एफ के आगे जो भी लिखा है वो 1 के आगे प्लस में लिखा होना चाहिए, और यहाँ नीचे 1 के आगे उसमें लिखा होना चाहिए, तो हम उसको एफ बोल देंगे। तो अगर हम इसी आंसर को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उतना बड़ा विजन अभी बच्चों के पास है नहीं कि उतना बड़ा मतलब कैसे करें। तो देखो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 x2 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 1 को और इसको एक साथ कंबाइन कर दें तो 1 प्लस x1 x2 मिल जाएगा, ठीक है। अब उस 1 प्लस x1 x2 के से हम ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये तो लॉग लिखा ही हुआ है, तुम क्या करो 1 और x1 x2 को एक साथ लिख दो। अब उसके बाद ये जो x1 प्लस x2 लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखो, x1 प्लस x2। नीचे भी सेम करो, 1 x1 x2 को एक साथ लिख दो, 1 प्लस x1 x2। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस x1 प्लस x2। अब देखो हम लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। अगर हम ऊपर में भी इस वाले से डिवाइड कर दें और सेम चीज नीचे भी है, 1 प्लस x1 x2, 1 प्लस x1 x2, तो हम तुम्हारे पैटर्न से नहीं जा रहे, जैसे तुम लोग सॉल्व किए वैसे नहीं जा रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसी लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करके राइट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, लॉग आएगा, ब्रैकेट लगाओ। जब इस पार्ट को इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 x2 आ जाएगा, खत्म, ऊपर का डिवीजन खत्म। नीचे में इसी टर्म से नीचे डिवाइड करो, कैसे 1, जब इसी को इसी से डिवाइड करो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करो तो माइनस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 x2 आ जाएगा। अब तुम देखो जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो इसलिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं f, पूरी की चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 प्लस x1 x2, ठीक है। क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। f के आगे जो है वो चीज़ 1 के आगे और 1 के इधर है, तो सेम चीज़ f के आगे जो है वो यहाँ पे है। तुम इस पैटर्न को समझे कैसे किए हैं, ठीक है। अब हम तुम लोग कोई डाउट हुआ इसमें बेटा? तो ये तरीका हुआ। मतलब जो 11th के बच्चे होते हैं, जो 11th एकेडमिक्स में होते हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को वैसे कर रहे होते हैं जैसे आपको हम अभी कैमरा ऑफ करके समझाए थे कि मतलब पहले ये निकालिए फिर ये निकालिए, दोनों को इक्वेट कीजिए, फिर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये तरीका जेईई मेन का तरीका है इस तरीके से। लेकिन इसमें इस तरीके को वो बच्चा लगा पाएगा जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा, तो समझ जाएगा अच्छा ठीक है ऐसे। देखो समझ में आ गया। अब देखो इसको अगर करोगे तुम लोग, ये 1 मिनट के भी अंदर हो जाएगा, राइट। तो अब तुम लोग क्या करो, जो सॉल्यूशन मेरा है कॉपी मत करो, इसको तुम लोग अपने से एक बार फिर से यहां से शुरू करो और यहां तक पहुंचो, तेजी से ट्राई करो, तेजी से। अब देखो हम लेने जा रहे हैं फंक्शन के टाइप्स, ठीक है। इसमें क्या समझना है कि हम ये 5 तरह से फंक्शन को क्लासीफाई किए हैं। दुनिया में जितने फंक्शन हैं वो इन 4 कैटेगरी में फॉल करते हैं, 5 में फॉल करते हैं। देखो फर्स्ट कैटेगरी है 1 फंक्शन की, 1-1 फंक्शन, इसका नाम इंजेक्टिव है, ये इसका सब मतलब एक और नाम है इंजेक्टिव। फिर मेनी 1 फंक्शन, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ऑनटो, इसको पढ़ते हैं ऑनटो, ऑन टू नहीं पढ़ते, मतलब टू नहीं पढ़ोगी, ऑन टू नहीं पढ़ोगी, इसको इन टू नहीं पढ़ोगी, ये मैथ का है, ये इंटो कहते हैं कुछ लोग इसको, लेकिन कुछ लोग इंटू बोल देते हैं, ठीक है। ऑनटो इंटो, और ये 1-1 इंटो, ठीक है। ऑनटो का स्पेशल नाम सर्जेक्टिव है और 1-1 ऑनटो ये बाइजेक्टिव है। इसका मतलब समझते हैं। देखो जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन लगा रहे होते हैं फंक्शन चैप्टर में, तो डोमेन रेंज निकालते हैं। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो किसी सेट से आती हैं, उसको फंक्शन में डालते हैं, तो जो आंसर आता है उसको रेंज बोलते हैं। तो आंसर का एक अलग सेट बनता है। तो इस तरह के फंक्शन को मतलब दुनिया में कोई भी फंक्शन समझेंगे तो उसके लिए 2 सेट लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेट लेके समझेंगे। एक सेट मेरा ये है जिसमें डोमेन के सारे नंबर्स रखे हुए हैं, और एक सेट ये है जिसमें कोडोमेन, CODOMAN, कोडोमेन के सारे नंबर्स रखे हुए हैं। 2 सेट हम ले लिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो रेंज होता है,
हाँ, तो कोडोमेन वो संख्याएं हैं जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ आंसर्स आपके होंगे, कुछ आंसर्स नहीं हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे ही आंसर हो जाएं। उसी कंडीशन को समझाता है ये लिस्ट कि सारे आंसर्स हैं कि नहीं है, कैसे कैसे। अब देखो, पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन समझो f(x) इज इक्वल टू एक्स पावर 2 एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन समझो f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम इस फंक्शन में यहां पर x की वैल्यू 1 डालें तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम यहां पे x की वैल्यू -1 डालें तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। यहां पे देखो, अगर x की वैल्यू हम 1 डालें तो आंसर 1 आएगा, -1 डालें तो आंसर 1 आएगा। मान लो, इसका सीधा मतलब है कि अगर हम बोलें कि तुमको पता है कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब उसमें डोमेन R होता है, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसमें, दुनिया की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें सारी वैल्यूज भरी हुई हैं, मतलब माइनस से इन्फाइनाइट शुरू करो तो ये पूरा प्लस से सारी वैल्यूज भरी हुई हैं, लेकिन माइनस इन्फाइनाइट को छोड़ देंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज भरी हुई हैं, तो उसके आंसर में भी सारी वैल्यूज भरी हुई हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम कोडोमेन को माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक का पूरा मान लेते हो सेट, कि चलो ठीक है हमारा कोडोमेन पूरा R है, मतलब रेंज भी डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। अब देखो, यहां पे ये पता चल गया कि अगर ये दोनों सेट आपस में जिस फंक्शन से रिलेटेड हैं वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो +1 पर भी इसका आंसर 1 आएगा, कहीं ना कहीं से 1 होगा, -1 पर भी इसका आंसर 1 ही आएगा। तो हम यहां से 2 एरो निकाल के वहां पे एक ही जगह पे दिखा रहे हैं, दोनों एरो एक ही जगह पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को नाम दे दिया गया कि जब कई सारे फंक्शन का आंसर एक ही हो। अब जैसे मान लो इसी फंक्शन में x की वैल्यू अगर तुम 2 कर देते हो तो आंसर 4 आएगा, -2 कर दो तब भी आंसर 4 आएगा। तो मतलब अगर हम +2 और -2 इसको देखें तो आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो कि 2 वैल्यूज पर एक ही आंसर था, 2 वैल्यूज पर एक ही आंसर था, तो ये हो गया मेनी वैल्यूज पर 1 आंसर। अगर मान लो कि तुम x² हटा करके sin x कर दो और ग्राफ देखो sin x का, ऐसे कई बार एंगल्स मिलेंगे जिन एंगल्स पर तुमको साइन की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब मेनी ऐसे आंसर्स होंगे जिन पर साइन की वैल्यू 0 मिलेगी, कई बार एरोज ड्रॉ हो जाएंगे, राइट। सेम चीज, कई सारे ऐसे एंगल होंगे जिन पर आपको आंसर 1 मिलेगा, फिर से मेनी 1। तो इसका मतलब जितने फंक्शन मैथमेटिक्स में हैं उनमें से कुछ फंक्शंस मेनी 1 होते हैं और कुछ फंक्शंस 1 होते हैं। 1 मतलब एक वैल्यू पर आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू पर आपको 2 वैल्यू नहीं मिल सकता। ये तो इम्पॉसिबल है कि आपको एक वैल्यू डालने पर 2 वैल्यूज मिल जाएं, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम x² में x को डालें 1 और 2 आंसर्स आ जाएं 7 और 5? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर पॉसिबल है कि थीटा की वैल्यू 0 रखिए और 180 रखिए और 360 रखिए, तो इन पर साइन की वैल्यू सब पर 0 आएगी। मतलब ये है कि 1 फंक्शन पॉसिबल फंक्शन है। इसमें ये क्या होता है कि एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू मिलता है, एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू मिलता है, एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू मिलता है। लेकिन मेनी 1 फंक्शन में क्या होता है कि आपका कई सारे वैल्यूज पर एक ही वैल्यू मिल सकता है, फिर कुछ वैल्यूज पर फिर एक वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, तो ये आंसर का लिस्ट है, मतलब आंसर का सेट है। ठीक है, अब देखो 1 मेनी 1 क्लियर हो गया। अब जो टफ पार्ट है वो समझना है ऑन्टो इंटो क्या होता है। एकदम सिंपल, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कुछ संख्याएं बची रह गई जो किसी से मिलजुल नहीं पाई तो वो इंटो हो जाएगा, और अगर यहाँ की सारी संख्याएं किसी न किसी का आंसर हैं, मतलब सारी संख्याओं पे एरो लगा हुआ है, तो वो ऑन्टो हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज है तब वो ऑन्टो होगा। अगर कोडोमेन वाली लिस्ट में कुछ संख्याएं तो कनेक्टेड हैं
लेकिन कुछ बाकी रह गई, इनका आंसर, ये कभी आंसर में नहीं आएंगी, ये कभी रेंज में नहीं आएंगी। तो ये जो फंक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है वो फंक्शन इंटो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे स्पेशल वैरायटी 1 1 ऑन्टो, मतलब हम 1 1 का भी नेचर रखेंगे उसमें और ऑन्टो का भी नेचर रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब 1 से 1 भी रहना चाहिए और कुछ बचना भी नहीं चाहिए इसमें। बच गया तो इंटो। 1 1 इंटो का कोई स्पेशल नाम नहीं, बस यहां पे 3 नाम याद रखना है जो काम के, मतलब ये सारे काम के हमारे। क्लियर हो गया? ये था स्पेशल। अब इन मतलब ऐसा होगा कि आपको अभी समझना होगा कि कोई भी फंक्शन, जैसे साइन का एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे अगर तुम देखो तो साइन फंक्शन पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डिफाइन है, लेकिन हम इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट कर सकते हैं कि चलो ठीक है -3π/2 से सिर्फ पाई तक ही अपने सवाल को हम समझेंगे। तो ऐसे में हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो ऐसा भी फंक्शन का किया जाता है, तो ये हम क्वेश्चन में करवा देंगे। ठीक, आज का लेक्चर मैथ का बहुत थोड़ा सा ही किए हैं हम लोग, तो फिर इस करते हैं।